नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पिछले 2-3 सालों में दुनिया 2 युद्ध देख चुकी है। पहला रूस और यूक्रेन के बीच देखा, उसके बाद दूसरा हमास और इजराइल के बीच देखा, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया तीसरा युद्ध भी देखने वाली है, और हो सकता है यहीं से, इस युद्ध से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो, क्योंकि इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक किया सीरिया में ईरान की एम्बेसी के ऊपर, जिसमें उसके 2 कमांडरों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। और इस इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने धमकी देते हुए इजराइल को कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि आने वाले रविवार तक ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है। इसे देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरियां भी जारी कर दी हैं कि आप ईरान और इजराइल ना जाएं, अगर जाएंगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इस पर और क्या अपडेट है, उसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से ईरान ने धमकी दी है सर, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है दुनिया? तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर जरूर दुनिया का। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, आपने 2 युद्धों का जिक्र किया, यूक्रेन और रशिया, या फिर इजराइल और हमास। तो रशिया बहुत ज्यादा पावरफुल है यूक्रेन से, और यूक्रेन एक छोटा सा देश है। और भले ही आप पीछे से किसी को सपोर्ट कर रहे हो, अमेरिका का सपोर्ट है नो डाउट, नाटो का सपोर्ट है यूक्रेन को, लेकिन एक खुलकर सामने युद्ध में आना और एक पीछे से सपोर्ट करना, दोनों में फर्क हो जाता है। तो वो युद्ध ज्यादा नहीं फैला, वो यूक्रेन की सीमा तक ही सीमित रहा। इसी तरह इजराइल और हमास के बीच जो जंग थी, कुछ हमास के आतंकी आए, इजराइल में घुसे, उन्होंने कत्ल गारत मचाया। उसके बदले में जो फिलिस्तीन वाला इलाका है जहां हमास का वर्चस्व था, वहां पे हमला हुआ, वो भी लिमिटेड था। लेकिन अभी जो समस्या है उसे समझिए ध्यान से। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, और दमिश्क में ईरान का दूतावास है। अब इजराइल ने ईरान के दूतावास पे हमला कर दिया और ईरान के 2 जनरल की मौत हो गई और बहुत सारे कर्मचारी मारे गए। अब देखिए, ईरान कोई ऐसा देश है नहीं कि सीरिया नहीं है, ये यूनान नहीं है, मतलब यूनान कह रहा हूं, ये यमन नहीं है। ये ईरान बहुत पावरफुल कंट्री है, और पावरफुल ही नहीं, इसका अरब में इंपैक्ट भी है। अब जिस तरह से अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा रहता है, या सऊदी अरब के पीछे खड़ा रहता है, या यूक्रेन के पीछे खड़ा रहता है, उसी तरह ईरान भी छोटे छोटे देश जैसे लेबनान के पीछे खड़ा रहेगा। ईरान के 3 एच हैं जिसकी बदौलत वो अरब की लड़ाई लड़ रहा है। एक है हिजबुल्ला, दूसरा हुती, और तीसरा हमास। 3H याद रखिएगा, ये हिजबुल्ला, हुती और हमास। और हिजबुल्ला के पास सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है जितने भी आतंकी संगठन दुनिया में हैं, और उसको बैकिंग मिलती है ईरान से। हमास को कोई सऊदी अरब नहीं चला रहा, इसको चला रहा है ईरान। वो सारा बैकअप फोर्स, पैसा सब ईरान सप्लाई करता है। उसी तरह हुती विद्रोही जो कि गल्फ ऑफ मन्नान में या स्वेज नहर के आसपास जो जहाजों पे हमला करते हैं, वो भी पीछे, उनके पीछे की शक्ति ईरान है। ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, इसकी मिसाइल पावर कम से कम 12 खुद का इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए इजराइल ने ईरान के बड़ी गलती कर दी है। मेरी आवाज आ रही है? जी दोबारा बताइएगा, थोड़ा आवाज नहीं आई आपकी। मैं ये कह रहा हूं, तो जो इजराइल ने ईरान के दूतावास पे हमला करके एक गलती कर दी है, उसने हमास इजराइल युद्ध का स्केल बहुत आगे बढ़ा दिया है। अब इसका नाम है लेबनान। मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अब इसके लपेटे में कौन कौन देश आएंगे। ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर होगा, वो दोनों लगभग मिलिट्री पावर में बराबर है। अगर इजराइल का ग्राउंड फोर्स ज्यादा पावरफुल है तो ईरान की मिसाइल पावरफुल है। एयरफोर्स दोनों की लगभग बराबर है।
मतलब ये एक टक्कर का मुकाबला है, मतलब कोई कम या ज्यादा नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध का कोई फलाफल निकलेगा। इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स और हो सकते हैं। मैं ये बता रहा था कि ईरान जब युद्ध में जाएगा तो कई देश जाएंगे इसके साथ। एक देश जाएगा लेबनान। लेबनान और हिजबुल्लाह खुलकर ईरान का साथ देंगे। और इजराइल के नॉर्थ साइड में बैठा हुआ है हिजबुल्लाह। उसके बाद हमास भी खुलकर ऐलान करेगा। यमन विद्रोही जो हैं, हमास में बचा वो क्या है? खुलकर हमास को तबाह कर दिया इजराइल ने। नहीं 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 नहीं, तबाह कर दिया, आप समझ नहीं रहे हैं। हमास किसी वो पैदल फोर्स का नाम नहीं है कि वो फिलिस्तीन में बैठे हुए ऊपर से बम गिरा दिया और हमास को जीत लिया। हमास के सारे बड़े नेता तो कतर में बैठे हुए हैं। वहां उनके होटल हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, अरबपति लोग हैं सब। और वो पूरा फाइनेंस करते हैं। मरने कटने के लिए तो मुसलमानों में बहुत सारे मिल जाते हैं नीचे पैदल सिपाही, ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। तो वो उनका मतलब लोगों की कमी कभी नहीं रहेगी मरने मारने वालों की। असली जो माइंड है उसके पीछे, वो जो हमास के लीडर हैं, आप पता कीजिए, वो सारे विदेश में बैठे हैं और मल्टी बिलियनर्स हैं वो सब। वो हथियार का कारोबार करते हैं, वो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, वो पेट्रोकेमिकल्स का कारोबार करते हैं, उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है, उनका होटल्स का बिजनेस है, मतलब तमाम इस तरह के बिजनेस हैं। और वो खेलते हैं, ये खेल है। आपको पता चलेगा कि अमेरिका इजराइल के साथ है, लेकिन हमास के लीडर का अमेरिका में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। इस खेल को समझना एक अलग एपिसोड लगेगा। आप अरब पे जब ये कीजिएगा एपिसोड, तो मैं समझा दूंगा कि अरब वर्ल्ड में अमेरिका के क्या क्या स्टेक्स हैं, कैसे वो वहां गेम कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी ईरान और इजराइल पे आते हैं जी। तो कुल मिला के अगर मुझे लगता नहीं, इस बात की संभावना नहीं है कि डायरेक्ट अटैक करेगा ईरान, क्योंकि ईरान को भी नुकसान होगा। और ऐसे वक्त में जब ईरान अरब देशों का यानी मिडिल ईस्ट का सिरमौर बनने की कोशिश में है, उस वक्त एक युद्ध का खतरा नहीं ले सकता, क्योंकि युद्ध होती है तो हानि दोनों तरफ होता है। ऐसा थोड़ी है कि ये जाएगा और इजराइल में बम बरसाएगा और इजराइल फूल पकड़ के खड़ा रहेगा। इजराइल भी पावरफुल कंट्री है, वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। नहीं, जिस तरीके से इजराइल तो दोनों को नुकसान हो, से उभरा भी नहीं हमास से, क्या वो स्थिति में है कोई युद्ध करने की? देखिए, इजराइल के पास बैकिंग है, अमेरिका, इजराइल के पास यूरोप, नहीं, अमेरिका देश तो है ही। आप दुनिया के जितने बड़े पैसे वाले हैं वो सारे यहूदी। आप ये एलन मस्क से लेके बहुत बड़े बड़े, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, आप जो भी बड़ी कंपनी जानेंगे ना, तो और अमेरिका में, यूरोप में यहूदी लॉबी, ज्यूज लॉबी बहुत स्ट्रांग है। वहां के सरकारों को झुका देती है पैसे के दम पर। तो ब्रिटेन इसके साथ खड़ा हो जाएगा, अमेरिका खड़ा हो जाएगा, फ्रांस खड़ा हो जाएगा, जर्मनी खड़ा हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे देश रहेंगे जो न्यूट्रल रहेंगे। अब ईरान के तरफ किस तरह के देश हैं? तो लेबनान है या यमन है, इस तरह के देशों का क्या औकात है बताइए? तो युद्ध चलेगा, युद्ध लड़ना होगा ईरान को अकेले ही। लेकिन इंपैक्ट इसलिए बड़ा है कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुल्क है, और दुनिया भर के शिया ईरान को अपना हेड मानते हैं, मतलब आस्था है वहां से। तो जिन जिन देशों में शिया पॉपुलेशन है, जैसे भारत में भी कुल मुसलमानों की आबादी के 15% शिया है, और इस तरह बाकी ये पाकिस्तान में है, ईरान में है, यमन में है, इराक में है, शियाओं की संख्या अच्छी खासी है। वो सारे शिया एक तरह से युद्ध के मोड में चले जाएंगे। तो भारत में कुछ इसको कैसे कंट्रोल करना है? भारत में जाहिर तौर पे इंपैक्ट पड़ेगा। भारत में शिया हैं, बहुत अच्छी संख्या में है। अगर इजराइल ईरान पे हमला करता है तो शिया लोग खुल के सामने आएंगे, और बाकी मुस्लिम भी जो इजराइल के से, आपको तो पता है यहूदियों और मुसलमानों का संबंध, तो ये फिर से एक नए तरह का आंदोलन शुरू होगा दुनिया के अलग अलग देशों में, जहां पे मुसलमान फिर से इजराइल के कोई झंडा जलाता दिखेगा, कोई इजराइल के खिलाफ करता दिखेगा, अलग अलग तरह से प्रदर्शन करेंगे, इस्लाम को इसके साथ जोड़ा जाएगा। क्योंकि अमेरिका ने अपने आवन हाइजर जो है युद्धपोत तैनात कर दिया है, भेज दिया है, जो ईरानी अटैक को मतलब कम करने के लिए, कमजोर करने के लिए बहुत अच्छा सवाल, अच्छी भूमिका निभाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के जमाने से अमेरिका ने 3 देशों को एविल कंट्री करार दिया था, नॉर्थ कोरिया और ईरान
उसमें शामिल थे। हम्म। तो नॉर्थ कोरिया और ईरान, अभी फिलहाल नॉर्थ कोरिया ऑन होल्ड है प्रोजेक्ट। हम्म। हाल ही में नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग, उसने कहा भी है कि यह वक्त आ गया है जब युद्ध छेड़ दिया जाए। हम्म। और देखिए, अमेरिका नहीं चाहेगा कि अभी इस वक्त नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के खिलाफ युद्ध छेड़े, क्योंकि मजबूरन फिर साउथ कोरिया के पीछे अमेरिका को खड़ा होना होगा। तो अमेरिका कहां कहां खड़ा होगा भाई? वो यूक्रेन के पीछे खड़ा होगा रशिया के खिलाफ, वो इजराइल के पीछे खड़ा होगा ईरान के खिलाफ, या फिर वो साउथ कोरिया के पीछे खड़ा होगा नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, या फिर वो चाइना और इसका भी वियतनाम में बोल रहा हूं, एक देश है चाइना के, ताइवान, ताइवान के पीछे भी खड़ा होना पड़ेगा इसको। अब अकेले अमेरिका छद्म युद्ध कितनी जगहों पर लड़ेगा? अमेरिका भी ये बात समझ रहा है। बहुत सारे फ्रंट एक साथ खोल देने का मतलब कि अमेरिका में भी इलेक्शन होने हैं, वहां की अर्थव्यवस्था भी रसातल में जा रही है। बिल्कुल, अमेरिका की भी मजबूरी है। और अगर ताइवान का साथ नहीं दिया, ताइवान अगर इजराइल का साथ नहीं दिया, तो सारे अरब देश मिलकर इजराइल के साथ युद्ध छेड़ देंगे। तो मजबूरी देखिए, कुछ। अच्छा पंकज जी, एक बात बताइए पंकज जी, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ वो 2 देशों का था, उसके बाद आप आ जाइए हमास पर, इजराइल पर, वो 2 देशों का था। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें 3 देश हैं। इजराइल ने ईरानी एम्बेसी पर अटैक किया सीरिया में जाकर। बिल्कुल, अब आप समझिए, 3 जो एविल कंट्री थे ना, उसमें एक रशिया था, एक नॉर्थ कोरिया था, एक ईरान था। रशिया लड़ रहा है बशर अल असद के पक्ष में सीरिया में। बशर अल असद है वहां के शासक, उनके साथ पीछे रशिया लड़ रहा है। और जो विद्रोही है वहां पे, जिसे आईएसआईएस वगैरह या पाकिस्तान के बहुत सारे मुजाहिद गए, उनको बैकिंग है अमेरिका का। और ईरान मदद कर रहा है वहां बशर अल असद को, मतलब रशिया के साथ मिलकर। नहीं समझे? तो सीरिया में ईरान और रशिया एक साथ है, चाइना की भी बैकिंग है उसमें। इस तरह जब ये लड़ाई हुई इजराइल के खिलाफ, तो कहा यह गया कि ईरान ने ही पीछे वो हमास द्वारा हमला कराया था। तो हमास के पीछे भी यही ईरान, रशिया और चाइना है। चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, आरोप लगे थे उस पर। हाँ। तो देखिए, ये युद्ध जो हो रहा है दुनिया में ना, वो 2 ही खेमों के बीच हो रहा है। एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान है, और दूसरी तरफ अमेरिका है। लड़ने वाले फ्रंट अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अमेरिका अकेले नहीं, अमेरिका के पीछे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जो नाटो देश है, वो सब है। अब डायरेक्ट रशिया पे अटैक तो करवा दिया यूक्रेन के द्वारा, लेकिन रशिया भी डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ेगा कि तुम अगर पीछे हो रहे तो कई देशों में हम भी पीछे रहेंगे, बैक से सपोर्ट करेंगे। हम बशर अल असद का सपोर्ट करेंगे, हम हिजबुल्लाह का सपोर्ट करेंगे, हम यमन विद्रोहियों का सपोर्ट करेंगे, हम हुतियों का सपोर्ट करेंगे, हम ईरान के पीछे भी खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, छोटी जब इजराइल के साथ वॉर होता है तो छोटे, देखिए मिडिल ईस्ट के पर कब्जे की लड़ाई है। कुल मिला के देश दुनिया के कई हिस्सों में है, वो इस हमले के बाद ज्वाला तो नहीं भड़केगी? एक बड़ा ज्वालामुखी तो नहीं फूट भड़क सकती है? नहीं, भड़क सकती है, लेकिन यह देखना होगा कि वो लड़ने की स्थिति में है क्या। दुनिया की अर्थव्यवस्था को आप देखिए, स्लो डाउन है अभी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था निगेटिव जा रही है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज की, इवन रशिया यूक्रेन वॉर में जाने के बाद उसकी भी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। चाहे चाइना की अर्थव्यवस्था के तेजी की रफ्तार कम हो रही है। तो ऐसे वक्त में इन लोग बड़ी लड़ाई का खतरा मोल ले सकते हैं क्या? क्योंकि लड़ाई तो आखिर रिसोर्सेज के लिए ही है। मिडिल ईस्ट में पेट्रोलियम है, उस पर कब्जे की लड़ाई है। अफ्रीका में यह लड़ाई कुछ हिस्सों में जाएगी। रशिया के साथ यूक्रेन के पीछे ये क्यों है, रशिया को कैसे मिनिमाइज करना चाहता है अमेरिका। लड़ाई तो अंत में दुनिया पर प्रभुत्व की है ना, लेकिन जब आपकी अर्थव्यवस्था उस लायक ही नहीं रहेगी कि एक लड़ाई झेल सके, तो आप करेंगे क्या? करेंगे समझौता, बिल्कुल, बातें खूब करेंगे, लेकिन लड़ाई को बढ़ने नहीं देंगे। मतलब देखिएगा, अमेरिका ये कह देगा, अमेरिका ये कह देगा कि हमने हवाई तोप लगा के रखा है, तो इजराइल पे कब्जा हुआ तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। इजराइल कहा कि अगर हम पर हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, ईरान को विध्वंस कर देंगे। ईरान कहेगा कि बस हमारे सैनिक तैयारी हैं, हमारे पास मिसाइलें हैं जो 25-2500 किलोमीटर जाती है, इजराइल को तो बर्बाद कर देंगे। लेकिन लड़ेंगे इन लोग ज्यादा नहीं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पता है लड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है,
और देखिए पीछे किस, देखिए एकमात्र ऐसा देश है इस सिचुएशन में जो किसी के तरफ नहीं है पूरी दुनिया में, तो वो एक भारत देश है। वो न्यूट्रल है। हमारे ईरान के साथ भी नहीं, ईरान के साथ अच्छे रिश्ते, हम चाबहार पोर्ट वहां बना रहे हैं। हम तो ईरान अफगानिस्तान भारत गैस पाइपलाइन पर भी बात कर रहे हैं। बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स भारत ईरान, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, हमारे रशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, हमारे इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, हम यूक्रेन के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे यूक्रेन में पढ़ने जाते थे, और रशिया के साथ जब भी लड़ाई होती है हमारे दोनों देशों के साथ। हम ऐसे देश है जिसका इराक के साथ भी अच्छा रिश्ता है और ईरान के साथ भी अच्छा रिश्ता है। सऊदी के साथ आप देख ही रहे हैं, सऊदी अरब, कतर। आप बताइए कतर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां किसी को फांसी दी गई हो और न सिर्फ फांसी कैंसिल हो गया बल्कि वो भी सारे सुरक्षित आ गए। कभी नहीं ऐसा होता, बिल्कुल ये कभी नहीं होता, कभी नहीं। अमेरिकन भी होते फिर भी नहीं छोड़ा जाता। उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि अगर फांसी रद्द कर दी जाती है तो सजा तो जरूर होगी। अच्छा, जेल में तो रहेंगे। एक और बात है, एक और बात है, मौजूदा लड़ाई में अगर पाकिस्तान की चर्चा नहीं करेंगे ना तो ये बात अधूरी रह जाएगी। आपको क्या लगा था वो कतर में जो भारतीय नौसेना के अधिकारी फंसे थे उनके पीछे कौन लोग थे? वो कभी पूरी कहानी एक बार हाँ पता कीजिएगा कि कैसे आईएसआईएस के एजेंट्स ने कतर की सरकार को टिप्स दिए। अभी हाल में पता है ना, गार्जियन में एक लेख आया था जिसमें कहा था कि कतर में स्लीपर सेल्स बना के रखे हैं रॉ ने। ये आया था, आप डॉट्स को जोड़िएगा तो बहुत कुछ समझ में आएगा। कतर एक ऐसा मुल्क है जो देश बहुत छोटा है पर वहां बहुत ज्यादा पेट्रोलियम है और वहां हर आदमी करोड़पति है, अरबपति इनफैक्ट। और वहां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, ऑयल रिफाइनरी वगैरह की। उसमें भारत के लोग भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स भी वहां घुसे हुए। अब तक होता क्या था, मोदी सरकार के आने से पहले कतर में पाकिस्तानियों का बहुत अच्छा वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन मोदी सरकार आई, कतर की सरकार के साथ रिश्ते अच्छे हुए, सऊदी सरकार के साथ रिश्ते अच्छे हुए और यूएई के साथ रिश्ते अच्छे हुए। ये तीन देश अरब में हमारे रिश्ते बहुत सुधरे हैं। पाकिस्तान को लगा कि हमारा कतर में फुटहोल्ड्स कम हो रहा है, तो भारत को कैसे वहां की सरकार के नजर बदनाम किया, तो उसने टिप्स दिया और इनडायरेक्टली दिया। पकड़े गए, पकड़वाया भी। अरे भारत सरकार को तो पता ही तब चला जब ये पकड़े गए। खैर उसके बाद हमारी जो कूटनीति थी डिप्लोमेटिक एक्टिव हुई और उसके बाद देखिए परिणाम यह है। अच्छा बताइए, पाकिस्तान का कोई पकड़ा जाता तो छोड़ता क्या? कभी नहीं। अरे वो सऊदी अरब वाले पॉकेटमार को नहीं छोड़ते, पाकिस्तानी पॉकेटमार को। ये तो खैर जासूसी का आरोपी छोड़ दीजिए। अरब में पाकिस्तानियों की साख बहुत खराब है। ये अपने यहां घर बैठे जितना शोर करते रहे कि इस्लाम इस्लाम के नाम पे देखो मुस्लिम एक हो, मुस्लिम एक हो, इनकी इमेज भिखारी वाली है। इनको पता है कि ये सब कल को जाके भारत से अलग होकर आए हैं। एक ऐसा गरीब लोग है जो हज करने भी आता है तो पॉकेट मार लेता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा चोर है पाकिस्तान के। वहां छीन लेता है, सामान छीन लेता है। हाँ, इमेज ऐसी है, ये चोरी चकारी करेंगे। एक तो अरब के शेख ने कहा था कि पाकिस्तानी तो हमारे यहाँ लैट्रिन साफ करने आते हैं, और चूंकि हम अपना वो अपने मुद्रा में उनको देते हैं तो उनको अपने यहां जाके बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां शेख ही बघाड़ते कि अब हम अमीर हो गए। शेख थे वहां, हम अरब में बहुत बड़े शेख थे। अब बाद में पता चला था कि अरबियों की टट्टी साफ कर रहे थे। ये सच्चाई है, ये आप कभी देखिएगा जी। ये एक बार जानते हैं कि नहीं, भारत का जो जिस मजदूर को सेम काम करने के लिए अगर 900 रियाल मिलेंगे तो उसी काम करने के लिए पाकिस्तानियों को 400 देते हैं वो। और पाकिस्तानी बोलते हैं जाके कि देखियो मुस्लिम मुबालिक के नाम पे हमें कुछ भीख दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे, कुछ तो भीख दे दे। तो बोला कि चाइना नहीं दे रहा है, तो नहीं, अभी वो गधा सप्लाई बंद हो गया है। अब हम अपने यहाँ की लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं चाइनीजों को। बिल्कुल सच्चाई है, पाकिस्तानी लड़कियों को चाइनीज ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आदमी गधा सप्लाई करके अपने यहाँ बच्चियां सप्लाई करके जो अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है और वो देख रहा है कि नहीं गार्जियन में लेख लिखवा रहे हैं, और गार्जियन में लेख लिखने वाली एक कम्युनिस्ट है, उसने लिखा बड़ा शानदार कि पाकिस्तानी आईएसआई के अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट है। अच्छा, भारतीय अधिकारी नहीं मिले थे रिपोर्ट छापने के लिए, पाकिस्तान का वर्जन छापना था सिर्फ, और उसमें यह लिखना था कि कतर को स्लीपर सेल बनाया हुआ है ना भारत में। ये भारत में चुनाव है 24 का, तो उससे पहले ये कुछ जो है निकल कर आएंगे तथ्य। लेकिन जो आपने हमें तथ्य बताए हैं इस युद्ध को लेकर, इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई है उसके लिए आपने हमें जो जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तो जो मेरे पास जो रिपोर्ट है,
अभिषेक, मेरे पास जो रिपोर्ट है वहां 3 स्टेज में सारी प्लानिंग बनाई जाती है ईरान में। एक मिलिट्री स्टेज होता है, दूसरे बाद वहां सूरा होती है, जो काउंसिल होती है वहां, और फिर सबसे अंत में फाइनल डिसीजन के लिए जो शीर्ष नेता है, अतुल्ला अल खुमैनी नाम है उनका, तो उनके पास तक भेजा जा चुका है रिपोर्ट। अगर वो हां बोल देते हैं तो किसी भी क्षण युद्ध शुरू हो सकता है। वही अमेरिका का कहना है कि आने वाले रविवार तक हो सकता है कि ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर दे। अमेरिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, अपना युद्धपोत आवेनहाइजर उसने तैनात कर दिया है, जिससे ईरान के हमले को कम किया जा सके, भारत के लिहाज से एक चीज और जरूरी है। भारत के लिहाज से एक चीज और जरूरी है। 18,000 भारतीय इजराइल में रहते हैं और 4,000 भारतीय ईरान में रहते हैं। तो ये 22,000 भारतीयों पर ध्यान देना होगा। सबको बोल दिया है कि जो भी आप जहां कहीं भी हो, चाहे ईरान में हो तो वहां भारतीय दूतावास से आप संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, कहां रहते हैं, कौन कौन आपके साथ रहता है, घर से बाहर मत निकलें, ताकि जरूरत पड़े तो हमें सुविधा हो आपको रेस्क्यू करने में। हाँ, वो सबके तो लिए जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हो, चाहे इजराइल में हो या ईरान में हो, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत समेत 5 ऐसे देश हैं जो एडवाइजरी जारी कर चुके हैं अपने नागरिकों के लिए। नए नागरिकों को जाने से मना कर दिया गया है और जो पुराने नागरिक वहां रह रहे हैं उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। तो अब देखना होगा आने वाले रविवार को, उससे पहले कोई ऐसी घटना सामने आती है जिसमें युद्ध की बात छिपी हो, और अगर ये युद्ध होता है तो क्या यही से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।